नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। वो मेरे दोस्त जिन्होंने 10वीं पास की है और आईटीआई पास की हुई है, उन लोगों के लिए आज बम्पर वैकेंसीज़ हैं। और फ्रेंड्स, आज की मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, उसमें एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज़ की ओपनिंग हुई है। तो आपने आज का जो वीडियो है शुरू से लेकर के अंत तक समझना है और सुनना है और उस तरीके से आपने अप्लाई करना है। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें ताकि आज का जो समय मुश्किल समय चला हुआ है उससे उससे थोड़ी निजात मिल सके, थोड़ी राहत मिल सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की और आप भी अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की, अपने जान-पहचान के लोगों की हेल्प कीजिए। तो श आज की जो जानकारी शुरू करने वाला हूँ उसमें इतनी एक बात बता देता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्तों के मैसेज मुझे आए कि आप सिलेबस बताइए, कि सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का। वो फ्रेंड्स मैं आपको अगले वीडियो में इसका क्या सिलेबस होगा और कैसे-कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत जल्दी। तो आज की जो जानकारी है, सबसे पहले उस पर सारा का सारा नज़र डालते हैं कि कौन-सी वैकेंसीज़ हैं और कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एनएफएल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ की ओपनिंग हुई है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही रिनाउंड एजेंसी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इनके ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो इन्होंने अभी लेटेस्ट जो वैकेंसीज़ निकाली हैं, उसके बारे में आज मैं आपको एक-एक जानकारी दूँगा। देखिए यहाँ पे जैसे पब्लिक नोटिस है और इसमें हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं, वो निकली हुई हैं आरएफसीएल। ये एनएफएल की ही एक ब्रांच है जिसमें जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई होल्डर्स, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली है, वो ये आपके सामने मैं ओपन करने वाला हूँ। तो देखिए ये आगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई होल्डर्स, ये आप देख सकते हैं। और इनकी जो एडवर्टाइज़मेंट आई हुई है, वो अ, दिस इज़ द एडवर्टाइज़मेंट आरएफसीएल, एनएफएल। तो ये जॉइंट वेंचर है ये और इनकी जो वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में अब मैं आपको एक-एक बात बताने वाला हूँ। 23 दिसंबर 2020 को इनकी इस एडवर्टाइज़मेंट की जो नोटिफ़िकेशन है, वो आई है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर है 02 RFCL 2020, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स आईटीआई होल्डर्स एट W2 लेवल्स। तो आरएफसीएल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है फाउंड बाय एन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एफसीआईएल to take forward the revival of the Ramagundam unit of FCIL by setting up of gas-based ammonia neem-coated urea complex at existing Ramagundam site of FCIL। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल जो है इनके साथ लाइक कोलैबोरेशन है इनकी। तो यहाँ पे अब वैकेंसीज की मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। वैकेंसी पोजीशन टेबल वन। तो पोस्ट की बात करें सबसे पहले अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल, अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल, यहाँ इनको चाहिए फिटर। 8 वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 8। अनरिजर्व्ड इनमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं, एक एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए हैं, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक एचएचपी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। तो ये टोटल 8 वैकेंसीज हैं फिटर के लिए। ठीक है। अब डीजल मैकेनिक की वैकेंसीज हैं, उसके बाद डीजल मैकेनिक की वैकेंसीज हैं 2 और ये अनरिजर्व्ड हैं 2। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हैवी व्हीकल की वैकेंसी है 1।
और ये अनरिजर्व्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 और 2 10 और एक 11 वैकेंसीज होगी अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल में। इनका जो स्केल है वो 21,000 से 52,000 52,000 तक है। अब दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं वो है इलेक्ट्रीशियन की। 12 वैकेंसीज हैं जिसमें से 7 अनरिजर्व्ड हैं, एक एससी के लिए है और 3 एसटी के लिए कोई नहीं है, 3 ओबीसी के लिए हैं, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका जो स्केल है वो दोबारा से वही सेम ही है। फिर अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है। और 2 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसीज हैं जिनमें से 3 अनरिजर्व्ड हैं और एक जो है ओबीसी के लिए है और एक जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल यहाँ पे 8 और 2 10 से 11 2 13 10 23 4 27 और 4 31 टोटल वैकेंसीज आपके पास आईटीआई के लिए यहाँ पे है। अब आगे चलते हैं कि इनका पे, जैसे पे तो मैंने आपको बताई है, पे एंड पर्क्स वो 21,500 से 52,000 के बीच में है, ये बेसिक पे रहेगी। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को अगर सिलेक्शन होती है, उनकी सिलेक्ट होते हैं तो उनको इंडस्ट्रियल डियरलाइंस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, नॉट पेबल वाइल पोस्टेड एट एनी ऑफ द यूनिट्स वेयर कंपनीज अकोमोडेशन इज अवेलेबल। कंपनी की अकोमोडेशन दी जाएगी एंड विल बी एंटाइटल्ड फॉर अदर, मतलब जितने भी अलाउंसेस और मिलते हैं गवर्नमेंट के वो सारे के सारे मिलेंगे। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसेंशियल मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट टेबल 2। अब इसमें बात करेंगे जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए फिटर के लिए मैट्रिक विद आईटीआई इन फिटर, डीजल मैकेनिक के लिए मैट्रिक आईटीआई, डीजल आईटीआई होनी चाहिए डीजल मैकेनिक में। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, उसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए प्लस आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल में। और इसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, इलेक्ट्रीशियंस के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए मैट्रिक होनी चाहिए प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होनी चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो मैट्रिक प्लस आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक होनी चाहिए। अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज मेंशन्ड on the above table is for unreserved category 18 से 30 साल। For relaxation in age criteria applicable to SC, ST, OBC, PWBD, XSM category candidates refer to clause number D 3.3, 3.8 of this advertisement। तो आप इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं essential mandatory educational qualification की। Candidate must possess the above mentioned essential mandatory educational qualification and essential mandatory educational qualification column number 5, the candidate must possess the above mentioned essential mandatory educational qualification. No claim of possession of equivalent educational qualification other than advertised educational qualification for the post be entertained and the decision of RFCL NFL in this regard would be final and binding। तो ये जो आप लोगों को ऊपर क्वालिफिकेशन दी गई है आईटीआई की तो ये होनी चाहिए। ठीक है। ITI in the relevant trade should be on full time regular basis from university institute recognized by UGC। तो आपकी full time ITI होनी चाहिए। और आपके जो मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स।
मतलब 5% की आप लोगों को रिलैक्सेशन रहेगी। आईटीआई क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस मोड शैल रेंडर द कैंडिडेट इन एलिजिबल। तो अगर आपने पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग से या ऑनलाइन से लर्निंग से, इवनिंग क्लासेस के मोड से अगर आपने आईटीआई की है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द डेट of declaration of result, issuance of final mark sheet of passing certificate, whichever is earlier, shall be deemed to be the date of acquiring minimum education qualification and there will be no relaxation on this account. तो इसके बाद मिनिमम परसेंटेज जो है मार्क्स की इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव शैल बी एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स। तो इसमें आप लोग आपके जो सर्टिफिकेट सारे जितने भी आपके ईयर्स हैं वो काउंट होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं व्हेनेवर सीजीपीए जीपीए और लेटर ग्रेड इज आईटीआई डिप्लोमा डिग्री इज अवार्डेड, इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी इंडिकेटेड इन दी। कई जगह सीजीपीए होता है, परसेंटेज नहीं होती है, तो उसको इक्विवेलेंट मान करके 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से माना जाएगा। रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन, तो डिसिप्लिन वाइज reservation for SC, ST, OBC, NCL, EWS categories will be provided as per the prescribed percentage for recruitment applicable to the state in which unit is located। तो जहां जिस भी स्टेट में इनकी यूनिट लोकेटेड है वहां पे SC, ST, OBC, NCL, EWS कैटेगरीज के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रॉपर जो वेटेज है वो मिलेगी। Category General, SC, ST, OBC, EWS, PWBD, EXSM, once submitted will not change and no benefit of other category will be admissible later on। तो अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और आपने अपनी कोई कैटेगरीज मान लो मिस कर गए आप, तो फिर आप दोबारा उसको एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सैंपल परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर SC, ST, OBC, PWBD, EWS इज एप्लीकेबल अंडर द हेड कैरियर ऑन www.nationalfertilizer.com। ये मैं आपको परफॉर्मा आज जरूर दिखाऊंगा कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। Accordingly, candidates are required to submit certificate of their categories in the prescribed format for claiming the benefit relaxation applicable on this category। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। SC, ST, OBC, PWBD, XSM candidates can be considered under general standard of merit against the unreserved posts provided no relaxation in age, minimum educational qualification, marks, etc. is availed of extended to them। मान लीजिए कोई कैंडिडेट SC, ST, OBC, PWD या SM से है, लेकिन उनकी कोई जॉब वहां पे है ही नहीं, मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उनको अपने जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट मतलब जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो एक तरह से। तो आपकी जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है या परसेंटेज की रिलैक्सेशन मिलती है या फिर दूसरी जो आपकी कैटेगरी की रिलैक्सेशन मिलती है वो नहीं मिलेगी। आप एक तरह से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। Therefore, candidates availing the relaxation will be considered against reserved positions irrespective of their positions in select list in order of merit within the category। तो वो नहीं उनको मिलेंगी। For claiming a relaxation, the candidate category reserved category candidates should submit copy of caste PWBD certificates in the performa prescribed by Government of India issued by the competent authority along with application form। तो आप लोगों ने अगर आप क्लेम कर रहे हो रिलैक्सेशन में, मान लो कोई SC ST कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कैटेगरी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो अपना जो परफॉर्मा है आपका सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोगों ने अटैच जरूर करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इफ द सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश राजभाषा हिंदी, द कैंडिडेट शुड सबमिट ए सेल्फ सर्टिफाइड translated copy of the same either in English और राजभाषा हिंदी। तो अगर किसी और लैंग्वेज में इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो फिर वो आप उसको ट्रांसलेट करके उसमें अटैच कर सकता है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट फेलिंग टू
creamy layer are not entitled to OBC reservation benefits. According to such, candidates may choose to apply against the unreserved positions provided they meet the age criteria applicable to general category candidates and indicate their category as general. तो जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स भी हैं और मान लीजिए उनकी कोई जॉब है ही नहीं है यहाँ पे, वो फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको बेनिफिट जो एक कैटेगरी का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ही काउंट होंगे। Only those communities that are mentioned in the common list of OBC notified by Government of India shall be treated as OBC for the purpose of reservation for employment. तो फ्रेंड्स ये इन बातों का आप लोगों ने खास अब ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं ये चीज नहीं बता पाया था आप लोगों को। अब कई मेरे दोस्तों ने मुझे फोन मैसेज किया था कि हम ओबीसी की तो है ही नहीं है जॉब, एससी की तो जॉब है नहीं है इसमें लिखी हुई, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बस आप लोग फिर जनरल कैटेगरी के लिए के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं, जैसे रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड और ईएक्सएसएम डिपेंडेंट ऑफ दोज किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन हॉरिजॉन्टल इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन सिस्टम बेसिस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। नंबर स्पेसिफाइड फॉर पीडब्ल्यूबीडी ईएक्सएसएम इन क्लॉज ए। तो ये सेम चीज है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी शैल बी कंसीडर्ड ओनली अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड पोस्ट। अब आगे बात करते हैं हम कंसेशंस की। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स एसएम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगेंस्ट इन कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। द मिनिमम, अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो कैटेगरी है जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, उनके 45 मार्क्स अगर हैं इंस्टेड ऑफ 50%, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे बात करते हैं हम, जैसे गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपीज़ है जनरल कैटेगरीज के लिए। तो बाकी जैसे मैंने एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एक्स एस एम कैटेगरी की बात करी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो उनको इसमें कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी। हाँ, अब मान लीजिए एस सी एस टी कैंडिडेट है, वो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी या एक्स एस एस एम कैंडिडेट्स हैं, उनकी वो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसको उनको पे करना है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब 200 रुपया पे करना है। लेकिन अगर आपकी पोस्ट आपकी कैटेगरी की पोस्ट इसमें है, तो आपने सर्टिफिकेट भी लगाने हैं और फीस भी कोई नहीं देनी है। अब आगे चलते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। 23 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और वंस कैंडिडेट एक बार आपने अप्लाई कर दिया ना, तो उसके बाद आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाओगे। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसलिए पूरी डिक्लेरेशन करने से पहले, सारी चीजें लिखने भरने से पहले एक बात का ध्यान रखना, कोई गलती तो नहीं हो गई, नहीं तो फिर आपका फॉर्म वो वेस्ट हो जाएगा, दोबारा अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। Only one application per candidate is allowed. The detail in online application form can be edited, modified before submission. एक बार मतलब जब आपने उसको भर दिया है, तो उसको अच्छी तरह से आप मॉडिफाई कर लें। एक बार आपने एप्लीकेशन फीस, फाइनल सबमिशन, फाइनली आपने उसको जमा करवा दिया, तो फिर उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि वो अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं हुई है। Before applying, candidates should ensure that they fulfill all the eligibility norms, और सारी अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लें। कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो अपने लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट सैनिक रिसेटलमेंट में नाम होना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, और साथ में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच होने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
में अब आप लोगों ने कैसे जो स्टेप्स हैं अप्लाई करने के वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई करना कैसे है। तो पहला स्टेप है फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। गो टू एनएफएल वेबसाइट। ये देखिए मैं आपको वेबसाइट पर ले गया। ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे आपने करियर पे क्लिक करना है। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे जा कर के ये देखिए ये करियर पे क्लिक कर दिया। करियर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने एक नई यहाँ पे नया नया पेज खुल जाएगा। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है आपने क्या करना है, करियर पे जाने के बाद रिक्रूटमेंट इन आरएफसीएल में जाना है आपने। देखिए मैं यहाँ गया, ये लिखा है आरएफसीएल, मैंने क्लिक किया तो देखिए ये आरएफसीएल के बाद पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से पेज खुल गया। ये पेज खुलने के बाद अगला स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर आईटीआई होल्डर 2020। तो मैं यहाँ दोबारा गया, देखो यहाँ लिखा होगा रिक्रूटमेंट फॉर आईटीआई होल्डर्स कैंडिडेट्स फॉर 2020, ये लिखा हुआ है। इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज और खुलने वाला है फ्रेंड्स। उसके लिए एक बस ये देखिए नया पेज खुल गया। अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप है रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली टू बी श्योर अबाउट योर एलिजिबिलिटी। वो तो हमने ये जो सारी पीडीएफ ओपन की हुई है ये ओपन हो चुकी है। क्लिक ऑन द लिंक अप्लाई ऑनलाइन। देखो मैं यहाँ पे फिर से गया, यहाँ लिखा है अप्लाई, ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। और अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही देखिए ये रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स आईटीआई होल्डर्स एट W2 लेवल्स, ये फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले भरने का सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फिर तीसरे स्टेप में होती है, पहला स्टेप होगा साइन अप करने का, दूसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा है पेमेंट का। तो आपने इसके जितने भी स्टेप्स हैं प्लीज यूज दिस स्टेप टू गिव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो आप लोगों ने इस पे देनी है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट इज अलाउड। तो एक ही एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पे अलाउड है। तो फॉर फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव वैलिड ईमेल। इन केस यू डोंट हैव द सेम प्लीज क्रिएट एन ईमेल आईडी। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट जरूर कीजिए। एक एप्लीकेंट एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एक और आपने एंटर कर दी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म में, तो सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। ए मेल कंटेक्टिंग एप्लीकेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी इंफॉर्मेशन इज फॉरवर्डेड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपको एक पासवर्ड आएगा और एक लॉगिन आईडी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी के उस मेल आईडी पे। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग आपने क्या करना है, यहाँ मूव टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एक नया फॉर्म खुल गया, ये दूसरे स्टेप पर आप पहुंच चुके हो। फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारे आपने यहाँ पे फिल करना है। फिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने अपनी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपने यहाँ फिल करनी है। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिल कर यहाँ पे लगा देना है। अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर भी यहाँ पे आपने फिक्स करने हैं। उसके बाद आपने अपलोड मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आफ्टर यू क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट बटन, मतलब प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो सारा का सारा एप्लीकेशन का पेज दिख जाएगा। फिर आप चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है। आफ्टर यू क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पेमेंट, जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आगे फिर आपने पेमेंट वहां पे फिल करनी है। मैंने क्लिक किया तो देखो क्लिक ऑन द प्रोसीड टू, प्रोसीड पे क्लिक करो बोलता, ठीक है। क्लिक ऑन द प्रोसीड और टू पेमेंट बटन टू कंप्लीट योर पेमेंट। उसके बाद आपने पेमेंट यहाँ पे पे करनी है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ ये फॉर्म फिल करने की पूरी मैंने आप लोगों को अभी एक जानकारी दे दी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई पे गया था तो अप्लाई अप्लाई के बाद ये 3 स्टेप्स आपने पहले पूरे करने हैं। उसके बाद आप अप्लाई फिर आगे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये सारे स्टेप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक तरह का फॉर्म पूरा हो जाएगा। पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट है उस पर क्लिक करो, वो लिखिए। फिर कौन सा डिसिप्लिन है, फुल नेम अपना, ये पूरा का पूरा फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है।
और यहाँ पे आपने अपनी जैसे कोई कैटेगरी है आपकी, तो वो फिल करनी है। मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, कैटेगरी आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद अगर आपको डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, येस और नो, फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी परसेंट डिसेबल है। तो बाकी ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आप लोगों ने फिल यहाँ पे करने हैं। जैसे आप इसको कंप्लीट कर देते हो तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद अभी मैंने क्योंकि फॉर्म भरा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बस आपने फॉर्म फिल कर दिया तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इसका फिर आपको एक पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा है यूजर नेम लिखो और पासवर्ड लिखो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर नेम आता है और पासवर्ड आता है आपकी ईमेल आईडी पे, वो यहाँ फिल करना है आपने। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये वो स्टेप्स थे जिसके जरिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा फ्रेंड्स। द कैंडिडेट्स का जो एग्जाम होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। तो आधार सॉरी एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले ही आपको पहुंच चुका होगा। कंप्यूटर बेस्ड ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकी जो ऑनलाइन टेस्ट की जो सेंटर्स हैं वो हैं हैदराबाद या लाइक बेंगलुरु हैं, अमरावती हैं, विशाखापट्टनम, चेन्नई, दिल्ली, विजयवाड़ा, लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर, रांची। तो ये कुछ सेंटर्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। बाकी आपको मैं इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको सारा का सारा पढ़ भी सकते हो। अब आप लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर बता देता हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। एडवर्टाइज पोस्ट बीइंग नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन होगी आपकी, जो टेस्ट होगा उसके 80% मार्क्स हैं, और जो आपके स्किल ट्रेड टेस्ट है उसके 20% मार्क्स हैं। द कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स आप लोगों के होने जरूरी हैं शॉर्ट टू बी शॉर्ट लिस्टेड, मतलब शॉर्ट लिस्ट होने के लिए 50% अंक तो आपके आने चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। कैंडिडेट्स हु फेल टू स्कोर, जो 50% मार्क्स एक्वायर नहीं कर पाता है, फिर वो टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल, मतलब आप एक तरह से फेल हो गए फिर वहां पे। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल ट्रेड टेस्ट। तो दो तरह के जो टेस्ट होंगे, इसके आधार पर ही आपकी जो कैटेगरी है वो बनेगी, और उस आधार पर फिर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो ये अब मैं लास्ट में आ रहा हूँ, आप लोगों को फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो इनका ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो 8928192226। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया कि 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकल चुकी है, 12 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की फ्रेंड्स है। तो आई होप ये जो आज मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है, इससे आपको फायदा होगा। तो 10th क्लास और आईटीआई होल्डर्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, आपकी जॉब जल्दी लगे, आपकी सिलेक्शन जल्दी हो। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।